गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा 12वीं कक्षा की वितान बुक का जो हमने पाठ आरंभ किया हुआ है डायरी के पन्ने एंड फ्रेंच द्वारा लिखा गया, जिसमें उन्होंने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि जब उन्हें भूमिगत अंडरग्राउंड रहना पड़ा यहूदी होने के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ा तो उस समय उन्होंने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को, जो उनके अनुभव थे भूमिगत होने के दौरान, उसको उन्होंने डायरी लेखन की विधा से यहाँ पर व्यक्त किया है। वे अपनी प्यारी बिल्ली किट्टी जो अपने पड़ोसियों के घर छोड़ आए थे उसके नाम ये पत्र लिखती हैं, जिसमें अपनी स्पेशल मोमेंट्स, क्योंकि किट्टी से उनको बहुत प्यार था तो अपने हर मोमेंट के बारे में उन्होंने डायरी लेखन विधा में लिखा। तो पिछली में हमने पढ़ा कि वहाँ पर राशन कार्ड बनाए जा रहे थे। जो लोग भूमिगत थे, अज्ञातवास में रह रहे थे, उनके लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे थे। तो आगे बुधवार 29 मार्च 1944, मेरी प्यारी किट्टी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा। मैं इस गुप्त अनेस्की के बारे में छुपवाऊंगी। इसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। और क्योंकि वो कलेक्शन करती है, हर चीज़ की कटिंग रखती है, तो कहते हैं युद्ध के बाद जब युद्ध की हर मोमेंट के बारे में जानने के लिए कलेक्शन की जाएगी तो उसमें मुझे लगता है कि मेरी जो कलेक्शन है वो सबसे अच्छी होगी और लोग उस पर झपट पड़ेंगे, क्योंकि उससे उनको ऐसा लगेगा कि एक जासूसी कहानी पढ़ रहे हैं। मैं सही बता रही हूँ। युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे, यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसी डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज़्यूमिडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां, या हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई हैं। तो वो कहती है कि जब युद्ध के दौरान उन्हें क्या क्या सहना पड़ा वो सब कुछ अपनी कहानियों में लिखेगी और लोगों को पता चलेगा कि हम किस प्रकार रहे, यहूदियों को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। और ये उनके लिए रोचक होगा क्योंकि उन्हें जानने का मौका मिलेगा कि युद्ध के दौरान क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, कैसी मोमेंट्स होती हैं। और वो कहती है कि हम जब इसका वो जिक्र कर रही है कि किस प्रकार वायुयानों से गोला बारूद फेंके जाते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, उनके घर तिनकों की तरह बिखर जाते हैं और ऐसे कांपते हैं जैसे हवा में घास कांपती है। और उस समय उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ क्योंकि उनके बाद वहाँ पर महामारी भी फैल गई और वो इस महामारी में रह रहे हैं। तुम्हें इस सब की कुछ खबर नहीं है, सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें पीठ मोड़ी नहीं की उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती हैं। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, युद्ध की स्थिति आती है तो क्या है, संसाधन कम हो जाते हैं तो चोरी डकैती बढ़ जाती है। तो उसका उसने वर्णन किया है। आगे वो कहती है, डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है। डच लोग हैं जो उनमें अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 बरस के होंगे लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा के ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। इस प्रकार से वो कहते हैं कि इसमें इतनी गरीबी और महामारी फैल जाती है कि
बच्चे तक चोरियां करने लग जाते हैं। किसी को कोई घर में अगर 2 मिनट भी छोड़कर चला जाता है तो पीछे से उनको अपना घर साफ मिलता है। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली की चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों के इनाम से विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार के ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा गायब हो चुका है। सिर्फ घरों में ही नहीं, जो सार्वजनिक गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उन्हें भी लोग उतार कर ले जाते हैं और वो नहीं मिलती हैं। डच्चों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। कितनी नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो 1 हफ्ते का राशन 2 दिन में ही चल पाता। और अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े, घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.5 गिल्डर का मिलता है, 7.50। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी तो 4 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा और इस बीच जूता गायब हो चुका होगा। इसका एक लाभ भी यह भी हुआ कि खाना जितना ख़राब होता जा रहा है, बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालयों, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपनी साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इसमें से उनका वर्णन किया है कि लोग कैसे जीवन जीते थे। आगे अगले दिन मंगलवार 11 अप्रैल 1944 को उन्होंने लिखा, 1 मार्च का था, ये अप्रैल का है। तो वो कहती है, प्यारी किट्टी, मेरा सिर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। गुरुवार थर्सडे, जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था कि सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार गुड फ्राइडे हम मोनापोली खेल खेलते रहे। शनिवार को भी हम यही खेल खेल लिए। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था कि बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था, लेकिन बाहर युद्ध शुरू हो चुका था। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। अटारी क्या होता है? बाहर जो हम छज्जा बनाते हैं। चले गए वहाँ हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर गोलाबारी की रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोचार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा के गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सके, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नज़र आया मैं ऊपर लेती गई और हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरा कुशन भी बहुत छोटा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थी ही। मोस्ची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ ही थी। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वान दान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वान दान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि वो जो तकिया उठा ले आई थी
जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। पिस्सू क्या होता है? जो कुत्ते वगैरह के ऊपर चिपकते हैं ना, जो जल्दी से छोड़ते नहीं, उसको पिस्सू कहते हैं। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में दो कड़े ब्रश घुसेड़ दिए। लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि आकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रश निकालने पड़े। इस छोटे से प्रहसन पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए कि उन्हें बहुत मज़ा आया कि उन्होंने घुसोड़ा, लेकिन बाद में वो इस पर बहुत हंसे कि वो तो उस कमरे में गए ही नहीं, दूसरे कमरे में चले गए। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही ख़त्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि ज़रा ऊपर आएँ, उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। तो पीटर आता है। पीटर उसके पापा को ऊपर ले जाता है। मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था। मैंने मार्गरेट से कहा, तय है पीटर ने किसी और बहाने से बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं और शर्तबद्ध कर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही है। पिताजी, मिस्टर वान दान, पीटर लपक कर नीचे पहुँच गए। मार्गरेट, माँ, मिसेज वान डी और मैं ऊपर इंतज़ार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगी रही। इसके बाद का मामला मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी में 9:45 बज आए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारी के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे कि हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए, उसके पीछे मिस्टर वान दान, बत्तियां बंद कर दो। दबे पांव ऊपर मंजिल पर आए और पुलिस के आने की आशंका है। आ जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। अब डरने का वक्त ही नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी गई। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10 बजकर 10 मिनट तक वापस ही नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियाँ के बीच दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। बुककेस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। इस प्रकार से क्या हुआ उन्होंने उसके बारे में बताया। बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जिसमें वो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि उन्हें किस प्रकार रहना पड़ा, क्या क्या सहन करना पड़ा और उस समय कैसी दशा थी आदि।